हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि 2023 एग्ज़ाम यानी कि क्लास 10 से संबंधित 2023 एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है और क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है एग्जाम से संबंधित, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। सिर्फ आप लोग फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 10th का तैयारी एकदम बिल्कुल आसान तरीके से होगा। नहीं बुझाएगा कि हम एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं एकदम, और एग्जाम के भरोसे तैयार नहीं कीजिए। आप चैप्टर वाइज जो है सो आपको पढ़ाई कीजिए एकदम ध्यानपूर्वक। कहीं से पूछे, कहाँ से पूछेगा, चैप्टर वाइज पूछेगा तो चैप्टर से ही पूछेंगे। तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद अगर इसमें आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो उसका थ्योरी भी लाएंगे। तो जैसे जैसे आप लोग की मदद की ज़रूरत है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा कि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके। और आप नोट से संबंधित किसी भी तरह का इशू हो तो मेरा सोशल मीडिया लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, आप कहीं से भी जो है सो नोट्स पा सकते हैं फ्री में, वो बिल्कुल फ्री। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग जो है सो रासायनिक समीकरण यानी कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट चैप्टर का, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो राइट आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे। 4 ऑप्शन हम डिस्कशन कर चुके हैं बुक वाले ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग वो भी नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सॉरी, हाँ, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर अगर दिया हुआ रहे तो उसको ऐसे भी याद रख सकता है। तो चींटी काटता है तो कपड़ा उपड़ा फाड़ के, तो यानी कि फॉसे फॉर्मिक और कपड़ा उपड़ा फाड़ के चींटी काट लेता है, तो फॉर्मिक अम्ल। और मिथेनोइक अम्ल जो है सो हिंदी है, और फॉर्मिक अम्ल जो है सो इंग्लिश है। तो दोनों कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल होता है FOR। तो देखिए फॉर्मिक, फॉर्मिक तो वो करता है क्या, एग्जामिनर के हिंदी में लिख देता है, और बच्चा जब भी याद करता है तो मेथोनिक अम्ल करता है ना, तो फॉर्मिक अम्ल इंग्लिश में लिखा रहता है तो इंग्लिश पढ़ता है। तो यहाँ देखता है कि हिंदी में है फॉर्मिक अम्ल, वो ध्यान नहीं देता और दूसरा टिक करके चला आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। आप लोग अगर इमली तोड़े होंगे तो तोड़ के देखिएगा, वो टर टर का आवाज़ आता है, खट खुट का आवाज़ आता है, टर टुर का आवाज़ आता है। फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इमली खाइएगा तो आप दांत किटकिटाने लगते हैं, छोटे बच्चों से दांत किटकिटाने लगते हैं, तो खट खुट टर टुर करने लगता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। टार्टैरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, दूध पेस्ट टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? तो टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। तो आप लोगों को तो इतना पता होगा जो क्षारीय के जिसका पीएच मान कितना होगा, तो चलिए बता देते हैं। जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, कितना हो? 7 से अधिक हो, या जिसका पीएच मान 7 से, जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, ज़्यादा घुचुर पुचुर हो गया, घन जटिल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो अम्लीय होगा, एसिड।
और जिसका पीएच मान 7 से कम हो, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा ये बेस होगा। तो इधर होता है 7 से अधिक, और जिसका पीएच मान 7 होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा, देखिए हम बीच में लिख देते हैं 7, यहाँ समझ आइए। तो यहाँ जो है से उदासीन होगा, और इस तरफ जाइएगा तो 7 से कम होगा तो अम्लीय, और इस तरफ जाइएगा तो 7 से अधिक होता है तो बेस, इसको क्षार कहते हैं। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षार ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जो ताजमहल में लगाया गया है, वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र होता है संगमरमर का। चलिए नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा, एक होता है धोवन सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। तो बता देते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है सो खाने वाला होता है, और धोवन सोडा, बेकिंग सोडा खाने वाला कौन सा सोडा होता है, घर में महिला सब बोलता है कि खाबर सोडा ले आ, तो खाबर मतलब खाने वाला, और इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3, NaCO3 इसका राइट आंसर होता है बेकिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट है कि जब कैल्शियम का संकेत होता है Ca, कैल्शियम क्लोरीन यानी कि Cl से अभिक्रिया करता है, यानी कि जब उस दोनों मिलता है, जब कैल्शियम और क्लोरीन दोनों मिलता है तो क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, CaCl2 बनेगा। नेक्स्ट है हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है, हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा, 7.78 यानी कि 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट है कि धोवन सोडा, यहाँ पर आ गया धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था, तो NaHCO3, और यहाँ धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 into 10H2O यानी कि Na2CO3 इंटू या डॉट 10H2O भी कह सकते हैं। तो धोवन सोडा क्या होगा, तो जिसको सर्फ कहते हैं, सर्फ, गाइड हो गया, घड़ी हो गया, ये सब इसी को धोवन सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कितना होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, क्या इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कितना होगा, तो उसका जो होगा अम्लीय है, तो इसका मतलब 7 से इसका पीएच मान कम होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है तनु HCl का पीएच मान कितना होता है, तनु HCl, तो HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और यह कहाँ पाया जाता है, तो आमाशय में यानी कि पेट में पाया जाता है। जो हमारे भोजन द्वारा गए बैक्टीरिया वायरस जो खाना में जाता है उसको मारने का काम करता है, अम्लीय भोजन को करने का काम करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका। तो इसका पीएच मान कितना होता है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि इसका पीएच मान कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 0। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 0। तो समझ सकते हैं ये कितना अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से 0 है, तो ये कितना अम्लीय होगा आप लोग समझ सकते हैं। अगर इसको निकाल कर किसी मुँह एसिड के तौर पर ये होगा, अगर किसी को निकाल कर यानी कि पेड़ पौधा पर छिड़क दे तो उसको वही तेजाब की तरह जला सकता है। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो आप लोग तो इसको आराम से टिक कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछला वीडियो में बताए हैं कि उदासीन कितना होता है और बेस कितना होता है। तो उदासीन जो होता है वो 7 होता है, और 7 से अधिक होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक होता है वो बेस यानी कि क्षार होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी डी द करेक्ट आंसर होगा। यह देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिहार मॉडल दिया गया है और 12, 13, 13 फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, 15 और 16 में भी पूछा गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर और लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। जो इससे पता चलता है कि आप लोग का जो है एग्जाम से संबंधित कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो व्यंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। हमारे साथ बोला कीजिए, क्योंकि हमारे साथ बोलने से जो है आपको ब्रेन का सिग्नल पहुंचेगा। कोई भी चीज़ बोलकर पढ़ते हैं ना, तो ब्रेन का सिग्नल पहुंचता है। अगर इसी से संबंधित मान लीजिए यही क्वेश्चन कहीं और एग्जाम में चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचा हुआ रहता है, पहले उसे याद रहता है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो आपको हिंट देगा। तो ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी आणविक सूत्र कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है CaSO4 × 1/2, या इसी को हाफ H2O भी बोल सकते हैं। CaSO4 हाफ होता है 1/2, तो 1/2 है, ऐसे में दिया रहा है चाहे ऐसे में दिया रहा है, तो CaSO4 × 1/2 यानी हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे कहते हैं, आप लोग गांव में या घर में देखे होंगे, किसी बच्चा का अगर हाथ या पैर टूट जाता है तो उसको जो प्लास्टर किया जाता है वही होता है। प्लास्टर मतलब होता है घर का प्लास्टर, यह प्लास्टर होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI है, बिहार मॉडल है, ये 13, 15 और 21 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं। मैग्नीज जो है, मैग्नीज का संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या 12 होता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और नहीं तो हम इस पर भी एक वीडियो ला देंगे 50-60 के एलिमेंट पर। तो मैग्नीज अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर यानी कि मिलकर क्या कौन सी गैस देता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ZNO यानी कि जिंक होगा, और इसका संकेत Zn होता है, और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 यानी कि नाइट्रोजन, जो CO2 गैस देता है। सॉरी, इसका राइट आंसर जो होगा CO2 यानी कि हाइड्रोजन देता है। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा में टिक लगा चुका था। तो मैग्नीज अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन देता है। N से होता है नाइट्रोजन, O से होता है ऑक्सीजन जिसका परमाणु संख्या 8 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, शायद 9 होता है। अगर आप लोग का पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नहीं तो इस पर भी वीडियो ला देंगे। निम्नलिखित में कौन क्षारक है, क्षारक मतलब जिसका पीएच 7 से अधिक होता हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक है, तो ऑप्शन नंबर ए जिंक O यानी कि ZnO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कितना होता है या क्या होता है, तो सोडियम का कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, 2 गो सोडियम और 3 गो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अवकारक नहीं है, निम्न में से कौन अवकारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ऑप्शन नंबर सी है O2 यानी कि ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना 8। आप लोग
पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको हमको लगता है कि परमाणु संख्या और संकेत भी आप लोग को आधा से ज़्यादा याद हो जाएगा, जितना पूछता भी नहीं है। तो निम्न में से कौन अवकारक नहीं है? तो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और O जो हो गया सो O2 यानी कि ऑक्सीजन हो गया, जिसका परमाणु संख्या 8 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए आपको कहीं बच्चा को ले जाते हैं मार्केट उर्केट, तो कहता है कि हमको सिरका यानी कि गन्ना का रस पिला दीजिए, गन्ना का रस पियेंगे, जूस पियेंगे। अगर उसको गन्ना का जूस देते तो सुटुक सीवर पी जाता है। कि कैसे पी जाता है? सुटुक सीवर। आप पीते ही रहते हैं और बच्चा सुटुक सीवर पी जाता है, उसका मन में चलता रहता है कि एक गिलास और हमको मिल जाए, तो वो सुटुक यानी कि एसिटिक, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक यानी कि सुटुक सीवर बच्चा पी गया, आप लोग पीते ही रह गए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो ऑप्शन नंबर बी, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है सो भस्म नहीं है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं है, जिसको इंग्लिश में साल्ट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हल्दी। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो है सो प्राकृतिक सूचक है, यानी कि प्रकृति में पाया जाता है। जबकि फेनॉल, फैथिलीन और मेथिल ऑरेंज ये सब जो है सो मानव निर्मित है, तो प्रकृति नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि NO2O होगा, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा है जो बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर डी है, NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। हम पिछला क्वेश्चन में जो है हम लोग कर चुके हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। और इमली जब हम खाते हैं तो दांत किटकिटाने लगते हैं, तो टर का आवाज आता है, टार्ट्रिक, तो टार्ट्रिक अम्ल, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, उसमें विद्युत धारा दिया जाता है, और यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त कर, यानी कि क्लोरीन गैस अब छोड़ता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड का घोल है एक घोला हुआ, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि उसमें विद्युत करंट दिया जाता है, और यह वियोजित होकर जो है सो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्लोरीन गैस मुक्त होकर कौन सा प्रक्रिया करता है? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया करता है। कौन सा करता है? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि NaOH का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के 8 मिलियन विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है जब मिलाया जाता है। तो यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml में ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के किसी उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन समझिए, और क्वेश्चन समझने के बाद ही आप लोग आंसर टिक कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझते नहीं हैं और समझते हैं कि टाइमिंग जा रहा है, तो धड़फड़ा के कुछ नहीं होगा, और धड़फड़ा के भी वो टाइम लॉस की और प्लस में क्वेश्चन भी आप लोग का गलत होगा। तो धड़फड़ाइएगा नहीं, आराम से ध्यानपूर्वक अपना एग्जाम पर फोकस कीजिएगा और एग्जाम सेंटर में, और हड़बड़ाइएगा नहीं। हड़बड़ाने का क्या चाहिए, पढ़ के जाइएगा, उसी चैप्टर से ना पूछेगा। तो आप लोग चैप्टर वाइज कर, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऑब्जेक्टिव पूरा करा ही दे रहे हैं। जितना ऑब्जेक्टिव होगा चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा किसी भी चैप्टर से, मेरा ये वादा है।
तो NaOH का 10 ml है और बिलियन है, जबकि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 8 ml बिलियन में पूर्णतः उदासीन यानी मिलाया जाता है। तो यदि NaOH के उसी बिलियन को 20 ml ले, यानी कि इसका 20 ml ले लेते हैं 10 ml के जगह, तो पूर्णतः 20 ml ले लेते हैं, तो इसे उदासीन करने के लिए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक के उदासीन करने के लिए उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी कि जब 20 ml ले लेते हैं NaOH, तो हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल को फिर उदासीन करेंगे NaOH को, तो कितना मात्रा की जरूरत पड़ेगा। 10 ml को जो है सो 8 ml में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदासीन कर दिया। अगर हम NaOH 20 ml ले लेते हैं तो HCl को कितना अब ml लेने की जरूरत पड़ेगा कि NaOH को उदासीन कर देगा फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 16 ml। एक 10 ml में तो कितना हो गया 8 ml, और 10 ml और ले लेते हैं यानी कि 20 ml लेते हैं तो 8 दूना 16, इसको दुगुना कर दिए 16 ml लेना होगा। इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही होगा नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन 12 देख कर डर गए होंगे, तो कोई बात नहीं, हम सभी को जो है एकदम ईजी कर देंगे। आपको लगेगा नहीं कि एग्जाम भारी है और पढ़ाई भारी है, पढ़ाई बोझ लगेगा। अपच का उपचार मेरा प्रयास रहेगा, 2 नंबरिया भी हम लोग आप लोगों को जो है सो एकदम इजीली वे में समझा देंगे। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़ाना है, क्योंकि लाइक से हमको मोटिवेट होते हैं। हम लोग जो लाइक से मोटिवेट होते हैं कि चलिए कंटेंट सही जा रहा है, इसका मतलब तभी तो पसंद किया जा रहा है, बस इतना ही और कुछ नहीं मिलता है इससे। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। अगर अपच का उपचार करने के लिए कौन सा जो है सो औषधि का यानी कि दवाई का उपयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। एंटासिड का जो है सो अपच का उपचार करने के लिए, इलाज करने के लिए औषधि का उपयोग एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है। अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है किस से, कौन से धातु से, कौन से एलिमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 से, सोडियम कार्बोनेट से। कौन सा, तो सोडियम कार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर सकता है। नेक्स्ट है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो जल में घुलकर कौन सी अम्ल यानी कि एसिड बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम कौन सा है, यानी कि जिसको फेमस नाम बोलते हैं हम लोग। तो CaOCl2 का यौगिक नाम यानी कि प्रचलित नाम कौन सा है, यौगिक का प्रचलित नाम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं CaOCl2 को। तो कहीं कहीं भी विरंजक चूर्ण का यौगिक या प्रचलित नाम भी पूछ लिया, आणविक सूत्र पूछ लिया जाता है, घुमा फिर आके कभी इसको यहाँ दे देता है तो इसको यहाँ दे देता है। तो CaOCl2 तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिर आके पूछता है चैप्टर वाइज ही, लेकिन आप लोग चैप्टर वाइज, मेरा प्रयास रहेगा चैप्टर वाइज से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, और सब्जेक्टिव तो कराएंगे ही। तो आप लोग को सिर्फ सपोर्ट दिखाना है। सपोर्ट यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हम बार बार कहते हैं शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि दूसरों का भला होगा तो अपना भी भला होगा। ये ऐसा नहीं सोचेगा कि वो भी पढ़ेगा तो नंबर ज़्यादा लगा, अरे तो आप में से नंबर नहीं ना ज़्यादा लगा, और अच्छा ना है जो दोस्तों सब मिलकर पढ़ेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई जो है सो अकेला क्या चीज़ नहीं है। तो पढ़िए और दोस्तों के साथ डिस्कशन करने में भी मजा आएगा। तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का AgCl यानी कि इसका संकेत हो गया कितना AgCl, तो Ag यानी कि चांदी और Cl यानी कि क्लोरीन। तो क्लोरीन का संकेत परमाणु संख्या 17 होता है, तो Ag का यानी कि चांदी का लगता है 79 हो गया, यानी कि 79 यानी कि 79। तो कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, श्वेत होता है यानी कि व्हाइट होता है। चलिए नेक्स्ट है कि नीला थोथा यानी कि तुतिया जिसको भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में यानी कि इनमें से कौन सा जो है सो लवण है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है K2SO4 है सो लवण है।
नेक्स्ट है 33, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। कुछ पानी पी लेते हैं आप लोग, तब तक इसे आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा, पीला। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को, ऑरेंज किस टाइप का होता है, थोड़ा सा ऑरेंज यानी कि कुछ पीला होता है कुछ लाल टाइप का होता है, तो घोल मिलाते हैं तो घोल का रंग परिवर्तित होकर कि बदल कर कैसा होता है, तो पीला हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, समझा कीजिए। नेक्स्ट है कि लिटमस विलयन में, अगर लिटमस विलयन में बैंगनी रंजक होता है, अगर लिटमस विलयन में बैंगनी जो है सो रंजक होता है तो निम्न में से निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है इन लिटमस में से। लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी या पेटूनिया फूल। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लाइकेन निकाला जाता है। तो लाइकेन जो है सो लिटमस पत्र को लाल कर देता है और बैंगनी को डुबा देता है, वो तो रंजक बना देता है। चलिए नेक्स्ट है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तो जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, Na2ZNO2 + H2O, Na2ZNO2 + H2O। इस समय Na2 लगा हुआ है 3 गो में, सोडियम में भी, जिंक ऑक्साइड में भी और H2O यानी कि हाइड्रोजन में भी। नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, जल में अगर घुलनशील क्षारक है यानी कि जल में घुल गया क्षारक, यानी कि जिसका pH मान 7 से अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, लवण कहेंगे या क्षार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्षार कहेंगे। जल में घुल गया क्षारक तो क्या कहेंगे, क्षार ही कहेंगे, बेस इंग्लिश में। नेक्स्ट है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का pH मान कितना होगा। तो घोल का pH मान पूछ लिया गया है। अगर एक घोल है जिसको नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान कितना होना चाहिए। अम्ल होगा तो 7 से कम होगा और 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि यह अम्ल है। तो अम्ल जो है सो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका समझ सकते हैं 7 से कितना अधिक है, यानी कि 5 जो है सो कम है, 5 से कम है, तो ये कितना अम्ल होगा ये। चलिए नेक्स्ट है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कोई विलयन जो है सो लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होगा। तो देखिए एक ही है जो 7 से अधिक है जो क्षार दिखाई देता है, नहीं तो बाकी के जो है सो 4 7 से कम ही है, ये भी कम ही है, ये भी कम ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, वो क्षार होगा, यानी कि 7 से अधिक है यानी कि क्षार होगा, यानी कि इंग्लिश में कहे तो बेस होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर, कोई विलयन है जो अंडे के पीसा हुआ कवच है यानी कि ऊपरी वाला खोल है जिसको पीस दिया गया है मही करके और एक गैस उत्पन्न करता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो चूने को पानी को जैसे दूधिया यानी कि उजला कर देती है, तो इस विलयन का क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 39 का। तो ऑप्शन नंबर बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफी होता है, इसका pH मान कितना होता है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट है जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के अणु में अंतर है, यानी कि जिप्सम एवं प्लास्टर के पेरिस के जल के अणु में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2/3 इसका अंतर है। नेक्स्ट है किसी विलयन का pH ज्ञात करने के लिए आवश्यक है, तो किसी विलयन का pH मान ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी लिटमस पत्र है, तो किसी विलयन का pH मान अगर ज्ञात करना है, पता करना है ये लाल या अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, तो लिटमस पत्र को उसमें डुबाइए पता चल जाएगा। अगर नीला कर देता है
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो अम्ल होगा। और क्वेश्चन पीछे पढ़े हैं, जो कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्या होता है, यानी कि क्षार होता है। कोई लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो कोई नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो अम्ल होता है, बदल देता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि पीएच पेपर पर एक बूंद द्रव डाला जाता है। द्रव किसको कहते हैं, जो बह सकता है, जो दुनिया में बहने वाला चीज वो सब द्रव है। तो द्रव डाला जाता है तो पीएच पेपर का रंग, क्वेश्चन कुछ कट रहा है आप देख, ठीक है। तो पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है तो द्रव नमूना हो सकता है, क्या हो सकता है, अम्ल, क्षार या उदासीन। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी NaHCO3 होगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक पीएच पेपर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराया जाता है। एक पीएच के पेपर पर जो है सो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराया जाता है, यानी HCl। तो पीएच पेपर का रंग कैसा बदलेगा, लाल होगा, हल्का हरा होगा, हल्का नीला होगा या चमकीला पीला होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लाल होगा। ये क्या होगा, बेस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, उदासीन विलयन का पीएच जांचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो अगर उदासीन विलयन है उसको पीएच जांचने के लिए कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो उसको जांचने के लिए क्या करना चाहिए, लाल लिटमस पत्र डुबाना चाहिए, नीला लिटमस पत्र, या फिनोल्फथेलिन या सार्वत्रिक सूचक। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी है, सार्वत्रिक सूचक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि CO2 एक है, तो CO2 क्या है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। 45 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है, अम्लीय ऑक्साइड। CO2 क्या है, तो एक अम्लीय ऑक्साइड है, यानी कि इसका पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ से संबंधित है। तो साइंस कोई भी सब्जेक्ट है जो डेली लाइफ से संबंधित है। इंग्लिश सब्जेक्ट, आप इंग्लिश डेली बोलते ही हैं। मैथ है तो मैथ आपको हर जगह पर यूज होता है, आप पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, उसे कोई मायने नहीं रखता है, आप हिसाब जोड़ते ही हैं, तो वो भी मैथ भी डेली लाइफ में यूज हो गया। हिंदी बोलते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट भी डेली लाइफ में यूज हो ही गया। साइंस है तो आप कहीं ना कहीं साइंस जो है सो हम लोग प्रयोग करते हैं। मान के चलिए कंबल झाड़ते हैं तो कंबल से धूल उड़ता है, तो किसके कारण, जलतु के कारण, किसके, ये भी डेली लाइफ से यूज है। फिर देखिए हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये भी साइंस से रिलेटेड है। तो कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं है, तो आप लोग सब बोझ समझ लेते हैं। देखिए हमारा मानना है कि समझाने वाला अच्छा होना चाहिए और समझने वाला भी अच्छा होना चाहिए, दोनों समझेगा। देखिए मान कर चलिए आप 5 किलोमीटर किसी दोस्त से दूर हैं, ठीक है, अगर आप कहिएगा उसको 2.5 किलोमीटर आप आइए, 2.5 किलोमीटर हम आते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस जो दूरी भी कम हो जाएगा और चलना भी, दूरी भी तय करना कम पड़ेगा। तो समझाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाला हो, और पढ़ाने वाला गुरु भी अच्छा होना चाहिए। तो देखिए कोई भी गुरु होता है, ठीक है, आपको जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है। तो दुनिया में कोई भी गुरु हो उसको मान सम्मान करना सीखिए, क्योंकि आप कोई भी गुरु को मान सम्मान करते हैं तो आपको संस्कार बढ़ता है। संस्कार ऐसा चीज़ है जो कहीं भी किलो पर या भाव में कहीं मिलता भी नहीं है, वो भी और डिपेंड करता है जो आप किस माहौल से, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपको संस्कार ही बता देता है कि आप कैसा परिवार में परवरिश यानी कि बड़े हुए हैं, पले हुए हैं। तो आप ये ऐसा नहीं दिखाइएगा कि आप लोग का माँ बाप का संस्कार दिख जाए, ठीक है। तो आप लोग गुरु का, कोई भी गुरु हो, सम्मान कीजिएगा। गुरु होता है, कोई भी गुरु छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। और गुरु का कभी जात और औकात नहीं पूछेगा, क्योंकि गुरु का कभी जात और बाप का कभी जात और औकात नहीं पूछ सकते, क्योंकि बाप होता है और गुरु होता है। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर अभी जो है सो सिर्फ क्वेश्चन रट कर एग्जाम पास कर लेना वो शिक्षित नहीं कहलाता। शिक्षित का मतलब आप लोग को एक मानव की तरह, एक इंसान की तरह ज्ञान होना चाहिए, एक दूसरे को दुख दर्द समझना चाहिए। लेकिन अब यह अधिकतर होता है कि जो सिर्फ स्टूडेंट भी चाहता है कि हमारा अधिक से अधिक क्वेश्चन कराया जाए, हम एग्जाम पास करके फन्ना चिन्ह बन जाए, तो वो नहीं होता। पढ़ाई का मतलब होता है शिक्षित होना, ठीक है।
तो वो आप वहाँ आप संस्कार दो ही जगह मिल सकता है। आप एक जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ अगर गुरु हैं तो वहाँ गुरु के द्वारा मिल जाता है और सिखाया जाता है, और दूसरा जो आप किस परिवार में कैसा माहौल में पले भरे बड़े हैं वो वहाँ मिल जाता है। तो पहला तो आपको दिख जाता है कि कहीं भी पढ़े लिखे उससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ गाँव में देखिएगा कि क्या पढ़ने जाता है यही सब सीखता है, ये कहता है। और गुरु का अगर कहीं भी आप कोचिंग ट्यूशन में आप लोग दिखाते हैं वैसा व्यवहार, तो शिक्षक कह देता है कि इसका जो है सो परवरिश ठीक परिवार में नहीं हुआ है, इसका संस्कार ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अम्लीय ऑक्साइड होगा। ऑप्शन है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना रहता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, 7 से 7.8 के बीच रहता है हमारा शरीर का पीएच मान। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसका नेक्स्ट भाग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। और सोशल मीडिया पर हमारे कहीं भी आप जुड़ सकते हैं, एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, या कहीं भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके कहीं भी सर्च करके आप मिल सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।